नमस्कार। गत वीडियो में प्राथमिक समूह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आज इस वीडियो में हम बात करते हैं द्वितीयक समूह की, यानी कि सेकेंडरी ग्रुप की। नाम अपने आप में ही स्पष्ट कर रहा है। जब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की तो प्राइमरी यानी कि हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी समूह की, द्वितीयक समूह की, तो नाम अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि वो हमसे जुड़ा हुआ तो है पर उतना नहीं जितना प्राथमिक समूह जुड़ा हुआ है। हमने अध्ययन किया था गत वीडियो में कि विभिन्न आधारों पर विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया सामाजिक समूह का। और अक्सर कहा जाता है कि प्राथमिक समूह का संबोध जो है, जो कंसेप्ट है, वो दिया गया था C.H. कूले के द्वारा। लेकिन कूले ने अपनी पुस्तक में केवल प्राथमिक समूह की ही बात की। द्वितीयक समूह जो है वो अस्तित्व में आया ही प्राथमिक समूह के कारण है, ये कहना गलत नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिए इस बात पर कि प्राथमिक समूह के कारण ही द्वितीयक समूह का विकास हो सका। वास्तव में द्वितीयक समूह का जो संप्रत्यय है वो विकसित समाजों की देन है। देखिए, जब हम सरल समाजों की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, बहुत ज़्यादा वर्गीकरण नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समाज उन्नति करने लगा, विकसित समाज बनने लगा, तो धीरे धीरे विशेषीकरण की बात आने लगी। और जब विशेषीकरण की बात आने लगती है तो आवश्यकताओं को बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया जाने लगा और उनमें विशेषीकृत होने की मांग पर जोर दिया जाने लगा। और इस विशेषीकरण के कारण ही विकसित समाज की देन के परिणाम स्वरूप ही सेकेंडरी ग्रुप यानी कि द्वितीयक समूह संपर्क में आया, जहां संबंध आमने सामने के न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। समाज की जटिलता के कारण द्वितीयक समूह का निर्माण हुआ है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये संबंध औपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित होते हैं और अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित होते हैं और हस्तांतरणीय होते हैं। इसीलिए सेकेंडरी ग्रुप की जब बात आती है तो इसका विशेष ध्यान जो होता है वो व्यक्ति की उन सेकेंडरी नीड्स के ऊपर रहता है जो कि इन समूहों के द्वारा संपन्न होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आमने सामने के संबंध नहीं होते, जैसा कि प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में हमने देखा था। वहाँ की विशेषता ही यही थी, प्राथमिक समूह को इसी प्राथमिक बात के आधार पर ही प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता था कि वहाँ पर आमने सामने के संबंध अधिक देखने को मिलते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा औपचारिकता नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ औपचारिक प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा कि जिनमें सदस्यों के संबंध अव्यक्तिगत हो, हित प्रधान हो और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, वे द्वितीयक समूह कहे जा सकते हैं। यानी कि इन्होंने भी यही बात करी थी कि वहां पर जो हित प्रधान है, आपका मोटिव प्रधान है, और उसके आधार पर जो समूह का निर्माण होता है वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। ऑकबर्न और निमकॉफ का कहना था कि द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। यानी कि घनिष्ठता, जो कि पुनः एक बार आपको दोहराऊंगी मैं कि प्राथमिक समूह की विशेषता थी, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यानी घनिष्ठता का जहाँ अभाव होता है वहाँ पर द्वितीयक समूह देखने को मिलता है। इसलिए इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताओं की बात करें तो हम देखेंगे कि उनका आकार और क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अधिक विस्तार होता है। प्राथमिक समूह तो फिर आपको एक निश्चित
क्योंकि हमने उसकी विशेषता में भी यही पढ़ा था कि वहाँ के जो संबंध होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं, संबंधों की अवधि लंबी होती है, समूह का आकार छोटा होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स में, द्वितीयक समूहों में उनका आकार भी विस्तृत होता है और उनका क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तार प्राप्त होता है। इसमें औपचारिक संबंध अधिक देखने को मिलते हैं, यानी किसी खास कारण से आप जुड़े हैं तो उसमें आप में औपचारिकता है और उस औपचारिकता के कारण ही वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं हो पाते हैं। आप उनमें एक डिस्टेंस रखते हैं कि हमें क्या कहना है, क्या बताना है, कितना कहना है और किससे कहना है। हर बात हर किसी से सेकेंडरी ग्रुप में हमारे द्वारा शेयर नहीं होती है। ये कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्कूल की, तो यूं स्कूल कॉलेजेस ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन इनका विशेष एक उद्देश्य है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त के रूप में इन्हें निर्मित किया जाता है और ये उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। इनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, आपकी मर्जी है कि आप किस समूह से जुड़ना चाहते हैं, आप किस समूह, आप किस स्कूल से, किस कॉलेज से आपका जुड़ाव है, ये आपकी सदस्यता है जो कि आपकी इच्छा पर निर्भर होती है। इसमें सदस्यों के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं और सीमित होते हैं। सबको अपना अपना दायित्व पता है और सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, क्योंकि वो निश्चित हैं और उन उत्तरदायित्वों को उन्हें ही पूरा करना होता है। इसमें सीमित स्वार्थों की पूर्ति होती है, यानी आपका जो एक निश्चित स्वार्थ है या एक निश्चित उद्देश्य है, उसी की ही पूर्ति इस समूह के द्वारा संभव हो सकती है और इसकी सदस्यता की जो अवधि है वो भी सीमित होती है। यानी आप एक निश्चित कार्य के लिए ही उस समूह से जुड़ रहे हैं, एक निश्चित समय के लिए ही जुड़ते हैं और जैसे ही आपकी आवश्यकता पूरी होती है, आपका कार्य संपन्न होता है, आप उसकी सदस्यता छोड़ देते हैं या वो आपसे छूट जाती है। इसलिए इसकी जो अवधि है सदस्यता की वो बहुत ही सीमित होती है और ये एक औपचारिक संगठन के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की, तो स्कूल, मजदूर यूनियन, क्लब, कॉलेज, राजनीतिक पार्टियां, ये सभी सेकेंडरी ग्रुप्स के उदाहरणों के रूप में देखने को मिलते हैं, जहां हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उसके संपर्क में आते हैं और जैसे ही ये उद्देश्य पूरा होता है, हमारा संबंध उससे अपने आप ही कट जाता है या हम उससे दूर हो जाते हैं और इस प्रकार से जो हमारी अवधि है सदस्यता की, इस सेकेंडरी ग्रुप की, द्वितीयक समूह की, वो कम हो जाती है। इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से ही हम द्वितीयक समूहों को या सेकेंडरी समूहों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम द्वितीयक समूहों के सामाजिक जीवन में महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये ध्यान में आती है कि द्वितीयक समूह के द्वारा व्यक्ति में जागरूकता का विकास होता है। वो अवेयर होता है कि कहाँ से वो अपनी किस आवश्यकता को पूरी कर सकता है, उसको पूरा करने में कौन सी संस्थाएं उसकी योगदान उसको दे सकती हैं और उनसे जुड़ने के कारण उसकी आवश्यकता जो पूरी होगी उसके द्वारा वो समाज में किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकता है। द्वितीयक समूह के कारण ही श्रम विभाजन और विशेषीकरण की बात बार बार सामने आई थी। मैंने जैसे ही वीडियो शुरू किया था इस बात की चर्चा करी थी कि जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होने लगा, जीवन विकसित होने लगा, समाज विकसित होने लगा, अपने आप उसमें श्रम विभाजन होने लगा। डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए किया गया ताकि कार्य सुचारू रूप से हो, व्यवस्थित रूप से हो और हर किसी का जो भी स्पेशलाइजेशन है वो सामने आ सके, वो सीख सके कि किस बात में उसमें विशेष योग्यता है, दक्षता है, वो पारंगत है और उसके द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति की और अधिक रूप से मदद कर सके उसकी आवश्यकता को पूरा करने में। इसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना भी संभव होता है, क्योंकि हर सेकेंडरी ग्रुप किसी न किसी व्यवस्था का हिस्सा है और सुचारू रूप से उसके द्वारा किया गया कार्य ही समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है। इसीलिए ही
सामाजिक समूह भी सामाजिक प्रगति में और विकास में सहायता प्रदान करते हैं। प्रत्येक सामाजिक समूह सहयोगी है, चाहे वो प्राथमिक है चाहे वो द्वितीयक है। लेकिन जब हम विशेष रूप से सेकेंडरी ग्रुप्स की अभी बात कर रहे हैं, तो चाहे स्कूल है, कॉलेज है, पार्टी है, यूनियन है, कोई भी आपका जो भी सोशल ग्रुप जिससे आप जुड़े हुए हैं, वो आपकी सामाजिक प्रगति में और विकास में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सामाजिक समूह और द्वितीयक समूह। चाहे प्राथमिक समूह चाहे द्वितीयक समूह, दोनों की ही अपनी विशेष योग्यता समाज में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों में क्या अंतर है। जी हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक जीवन के लिए दोनों ही उपयोगी हैं, लेकिन कुछ निश्चित आधारों पर इन दोनों समूहों में अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें प्राथमिक समूह की, तो सदस्यों में शारीरिक समीपता देखने को मिलती है, जो कि द्वितीयक समूह में देखने को नहीं मिलती है। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, लेकिन द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह के संबंधों में निरंतरता देखने को मिलती है, जबकि द्वितीयक समूह में संबंधों में अस्थायी संबंध देखने को अधिक मिलते हैं सदस्यों के भीतर। उनके संबंध यानी कि प्राथमिक समूह के संबंध जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के संबंध आपके व्यक्तिगत अक्सर नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक कार्य विशेष के लिए, एक उद्देश्य विशेष के लिए उनके संपर्क में आए, और जैसा ही आपका उद्देश्य पूरा हुआ, आपका उनसे संपर्क टूट गया या छूट गया, और इस स्थिति में एक लंबे समय तक संबंध को बनाए रखना संभव नहीं हो पाता है सेकेंडरी ग्रुप्स में। प्राथमिक ग्रुप के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा अनौपचारिक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा औपचारिकता की जगह नहीं होती है। शायद इसी कारण से बहुत ही हम रिलैक्स महसूस करते हैं प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में। शायद इसीलिए घर अपना लगता है, परिवार अपना लगता है, मित्र मंडली अपनी लगती है, पड़ोस से भी संबंध अपने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने वर्क प्लेस पर आते हैं, आप स्कूल कॉलेज जहाँ जाते हैं, आप एक डेकोरम मोड में आ जाते हैं। आप बिल्कुल ही ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं जो कि उस इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होते हैं। वहाँ पर आपको फॉर्मल अपीयरेंस भी देनी होती है, और कई बार अपना व्यवहार भी ऐसा फॉर्मल हम रखते हैं जो कि उस आवश्यकता और उस बात से ही सिर्फ संबंधित होता है। वहाँ हम बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं हो सकते हैं। प्राथमिक समूह के संबंध स्वतः निर्मित होते हैं। आपने जन्म लिया, आप एक परिवार के सदस्य बन गए, और अपने आप ही आपके संबंध भी निर्मित हो गए। आपको जन्मते ही पता चल गया कि कौन माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किस रूप में, किस संबंध में आपसे जुड़ गया है। लेकिन द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं होता। वहाँ के संबंध जो हैं वो जानबूझकर बनाए जाते हैं। आपको पता है कि आपको किससे संपर्क में कितना रहना है, किससे कितनी बात करनी है, और किस प्रकार से किसी बात का सल्यूशन हमें ढूंढना है, और उसमें कौन हमारी मदद कर सकता है। इस बात को हम जानबूझ करके इंटेंटेडली संबंध बनाते हैं। प्राथमिक समूह में सबके उद्देश्य समान होते हैं, सभी हित, मंगल कामना, अच्छी भावना के संग अक्सर आगे बढ़ते हैं, सहयोग करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में, सेकेंडरी ग्रुप्स में, लोग अपने अपने हितों पर अधिक ध्यान देते हैं। सबके इंडिविजुअल हित हैं, और उसको कैसे प्राप्त करें, उसमें कौन किसकी सहायता करेगा, किस प्रकार से सहायता करेगा, इसके लिए व्यक्ति अपने अपने हितों में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर यानी कि सेकेंडरी ग्रुप में व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया जाता है, ऐसा हमें लगता है। इंडिविजुअलिज्म अधिक देखने को मिलता है। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा कैसे अच्छा हो, मैं कैसे सबसे ज़्यादा नाम कमा लूँ, या किस तरीके से मैं आगे आ जाऊं, इस बात की
हमें जो भावना है वो सेकेंडरी ग्रुप में अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि प्राथमिक समूह जो होता है, प्राइमरी ग्रुप जो होता है, वो सामूहिकता की बात करता है, कलेक्टिविटी की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, सबके सहयोग की बात करता है। वहाँ पर व्यक्तिवाद का गुण प्रधानता से देखने को नहीं मिलता है, और शायद इसी कारण से प्राथमिक समूह जो हैं वो सरल, ग्रामीण और आदिम समाजों में अधिक देखने को मिलते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं वो जटिल, नगरीय और आधुनिक समाजों में अधिक देखने को मिलते हैं। ये कुछ मेजर क्लासिफिकेशन हैं जो कि प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बीच में डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं, यानी इनके बेसिस पर प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, उनमें विभेद किया जाता है, उनमें अंतर किया जाता है। लेकिन चाहे वो प्राथमिक ग्रुप हो, प्राथमिक समूह हो, या सेकेंडरी ग्रुप हो, द्वितीयक समूह हो, इन दोनों का ही सामाजिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, या यूं कहें कि इनके बगैर हम हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों के सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, सामाजिकरण में सहायक होते हैं। जी हाँ, जब हमने बात करी थी कि व्यक्ति ताउम्र सीखता है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, तो वो प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है, और मृत्यु पर्यंत चलने के दौरान व्यक्ति किसी न किसी समूह के संपर्क में बना ही रहता है, और जिस समूह के संपर्क में रहता है वहाँ से कुछ सीखता है, उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है, वो अपने व्यवहार का शोधन करता है, और हर बार कुछ ना कुछ सीख करके अपने व्यवहार को परिष्कृत करके ये प्रयास करता है कि किस तरीके से सामाजिक जीवन में वो अपना सहयोग दे सके। इसलिए सामाजिकरण में इन दोनों समूहों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण संभव होता है। घर में भी रोक टोक रहती है, तो मित्र मंडली में भी रोक टोक है, तो ऑफिस में भी एक डिसिप्लिन और डेकोरम है जो कि स्कूल कॉलेजेस में भी देखने को मिलता है। इन सब का एक ही प्रयास है कि व्यक्ति के गलत व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, और समाज में ऐसी नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे सभी व्यक्ति नियमानुरूप अपना जीवन जिए और दूसरों को अपने कार्य को करने में सहायता प्रदान करें। इन दोनों ही समूहों के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसको आवश्यकता होती है सहयोग की, जिसके द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, व्यक्ति के जीवन की जितनी भी असंख्य आवश्यकताएं हैं वो किसी न किसी समूह से जुड़ करके ही संभव पूर्ण हो सकती हैं, और इन्हीं के द्वारा ही संस्कृति का हस्तांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये व्यवहार, जो कि सीखा गया व्यवहार होता है, वो हस्तांतरित होता है, और इसी कारण से आज तक तीज, त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य हम सभी सीखते आए हैं, और हम आगे इसे तभी दे सकेंगे, संस्कृति का हस्तांतरण तभी कर सकेंगे जब हम किसी न किसी समूह से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वे प्राथमिक समूह हो या द्वितीयक समूह हो। और इन्हीं के द्वारा ही सामाजिक विकास का नियोजन किया जाता है, प्लान किया जाता है कि किस तरीके से व्यक्ति के द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान दिया जा सके। यानी कि सामाजिक समूह जीवन के हर पक्ष से संबंध रखता है, और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने में, सुचारू बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक समूह के द्वारा ही व्यक्ति अपनी पशु प्रवृत्तियों को मानवीकृत करता है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और ना सिर्फ स्वयं का विकास करता है बल्कि अपने सहयोग से दूसरे की भी आवश्यकता की पूर्ति करके उसे भी वो मौका और योगदान प्रदान करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति ना सिर्फ स्वयं बल्कि समाज में भी सबको साथ लेकर के समाज का एक उपयोगी सदस्य बन करके सामने आ सके। इस प्रकार से समाजशास्त्र में एक और महत्वपूर्ण संबोध जिसकी हमने चर्चा की
वो है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। धन्यवाद।